डियर ट्रेनीज, तो कैसे हो आप? मैं साहिल सिंह टैरी ने फिर से आपके अपने शहीदे चैनल एसएसटीसी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं इस बार बीसीसी 2 बीएड कोर्स के लिए बीसीसी 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इसके लिए 2020-22 के लिए फर्स्ट ईयर के ट्रेनीज के लिए कुछ चुनिंदा ऑब्जेक्टिव्स लेके आया हूँ, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो इसे आप ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। विदाउट डिले वी हैव टू स्टार्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं डियर ट्रेनीज, सब जो भी हैं 2 मार्क्स के हैं। ओके, जितने भी होंगे सब कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के होंगे। तो मैं पहले ही आपको इंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, ये सभी जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे सभी 2 मार्क्स के होंगे। तो इसके लिए ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन जो भी है लिख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज एंड अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज एज वेल टाइम। तो दिस इज़ योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स। प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं? प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं? प्रकृतिवाद, वाद का मतलब विचार, बाद में क्या होता है? विचार होता है। ओके, तो ये प्रकृतिवाद से क्या मतलब है, इसका थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रकृतिवाद को भौतिकवाद अथवा पदार्थवाद भी कहा जा सकता है। इस दर्शन के अनुसार प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति से अलग कोई आध्यात्मिक जगत नहीं है। प्रकृतिवादी प्रकृति को अंतिम सत्य मानता है। प्रकृतिवादी आध्यात्मिक जगत को नहीं मानते हैं। प्रकृतिवादी अलौकिक और परलौकिक को भी नहीं मानते। मतलब ये आध्यात्मिक से काफ़ी दूर है, कोसों दूर है कह सकते हैं। इसके मुख्य सिद्धांत या आवश्यक तत्व क्या हैं? संसार एक बड़ी मशीन है, केवल विज्ञान ही ज्ञान देता है। ज्ञान और सत्य का आधार इंद्रियों का अनुभव है। और देख सकते हैं, आपके स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि प्रकृतिवाद प्रकृति पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, ना ये आदर्शवाद पे, ना लौकिक चीज़ों पे, ना परलौकिक चीज़ों पे, ना आध्यात्मिक चीज़ों पे फोकस कर रहा है। प्रकृति पदार्थ या भौतिक जगत का वास्तविक है। कहने का अर्थ है कि विश्व एक बड़ी मशीन है, केवल विज्ञान ही ज्ञान प्रदान करता है। विश्व की वास्तविक व्याख्या केवल प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा की जाती है। बालक के वर्तमान जीवन को शिक्षा का आधार माना गया है। भौतिक वातावरण पर बल दिया गया है। पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की जाए तो प्रकृतिवाद के पाठ्यक्रम में मुख्य विषय के रूप में शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, बाल मनोविज्ञान को रखा गया है। शिक्षण विधियों में कहा जाए तो शिक्षण विधियों में प्रकृतिवाद के अंतर्गत डाल्टन का सिद्धांत विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, ह्यूरिस्टिक विधि को रखा गया है। अनुशासन के अंतर्गत रखा जाए तो प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन भी जरूरी है। शिक्षक से इसे रिलेट किया जाए तो प्रकृति ही उत्तम शिक्षक है। यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो रंगमंच तैयार करने तथा पर्दे के पीछे रहने वाले के रूप में। प्रकृतिवादी क्या कहते हैं कि हमारे कॉलेजेस में जो टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, उससे ज़्यादा वो प्रकृति को प्रायोरिटी दिया है। और हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, उन्हें पर्दे के पीछे रहने वाले के रूप में कहा गया है। विद्यालय से संबंधित बोला गया है कि प्राकृतिक या स्वाभाविक वातावरण के रूप में इसे दर्शाया गया है। तो आई थिंक सो मैंने इसको विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश की। विस्तार तो नहीं, प्रकृतिवाद एक लंबा चैप्टर है। मैंने ऑलरेडी प्रयोजनवाद का टॉपिक का बताया है, हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। ओके, हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक फिल इन द ब्लैंक्स एक मौलिक कानूनी दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार कार्य करती है। संविधान। नंबर 3, SC ST और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा लेख विशेष देखभाल
करता है। अनुच्छेद 46, इसको याद रखेंगे, अनुच्छेद 46। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4, मूल्य के स्रोतों की व्याख्या करें। तो मूल्य सामाजिक जीवन को संभव व श्रेष्ठ बनाने के लिए आवश्यक है। देखिए, मूल्य यदि आपका सही है तो आप अपने समाज को और खुद को चरित्र बना सकते हो, और जब आप चरित्र बन जाओगे तो हमारा राष्ट्र भी चरित्र बन जाएगा। मूल्य के स्रोत का कहने का मतलब है कि सबसे पहले खुद के आचरण को हम समाज रूपी में एक ऐसा प्रतिबिंब बनाएं जिससे कि हमारा समाज बिल्कुल अलग हो जाए। इसे हमें अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार और अनैतिकता से बिल्कुल परे सोचकर किसी चीज़ को करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि यदि हमारा जो नैतिक मूल्य है, यदि इसमें हम भ्रष्टाचार और अनैतिक और व्यभिचार, हमारे मन में बुरे आचरण आएंगे तो हमारा जो नैतिकता है, हमारा जो आचरण है वो धरातल में चला जाएगा, और हम धरातल में चले गए तो हमारा समाज धरातल में चला जाएगा, और हमारा समाज धरातल में चला गया तो हमारा समुदाय चला जाएगा, और समुदाय से क्या बनता है, फिर एक राज्य बनता है, राज्य के संगठन से फिर हमारा एक राष्ट्र बनता है। तो मूल्य का अर्थ आप क्या समझें कि हमारे मूल्य में जो होने चाहिए, चरित्र के जितने भी सिद्धांत हों, चाहे आचरण से सिद्धांत हो, काफ़ी ऊपर होना चाहिए, और ताकि हमारा एक स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 में डियर ट्रेनीज, फुल फॉर्म मैंने ट्राई किया है कुछ फुल फॉर्म लिखने का, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। यूईई, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। यूएससी का शायद यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन होगा, शायद, नॉट कन्फर्म। एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये 1995 में बना था। इसका हेड क्वार्टर्स दिल्ली में है। एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट दिखता होगा आपका यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCFT, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर ट्रेनिंग टीचर। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर। RTE, राइट टू एजुकेशन। RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ICSE, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। SSA, सर्व शिक्षा अभियान। NPEGL, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ये कुछ फुल फॉर्म थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे डियर ट्रेनीज। तो देख सकते हो आप, यू कैन सी, 1 सेकेंड। वंचित समूहों का नाम लिखें। अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़े वर्ग, लघु तथा सीमांत कृषकों, भूमिहीन मजदूरों, बंधुआ मजदूरों एवं परंपरागत कारीगरों को कमजोर वर्ग के अंतर्गत माना गया है। अल्पसंख्यक को भी वंचित समूहों में रखा गया है। माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं की चर्चा करें। माध्यमिक शिक्षा की ये जितने भी क्वेश्चंस हैं डियर ट्रेनीज, ये ऑब्जेक्टिव बेस हैं, 2 मार्क्स के रूप से इसे लिखा गया है। तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दिया हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स हैं, मीन्स 1 मार्क्स नहीं, 2 मार्क्स के लिए। माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं पर चर्चा करें।
तो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया है, इसको देखेंगे अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट है, माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा का जीवन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसका पाठ्यक्रम छात्रों की ज़रूरतों एवं अभिरुचियों के अनुरूप नहीं होने से इससे छात्रों की समुचित विकास संभव नहीं है। एक्चुअली में कहा गया है कि जो माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा होती है और इसका जो पाठ्यक्रम होता है ना, ये स्टूडेंट्स के नीड्स के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब इसका फ्यूचर में कुछ है भी नहीं और इंटरेस्ट भी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। और इससे क्या होता है कि छात्रों का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो सही, वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता। नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि इसका जो माध्यमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है, तो ये कोई सर्टेन जो एम होना चाहिए उसके बारे में इसमें मेंशन ही नहीं है कि इसका कोई निश्चित कोई एम है, तो इसका भी एक खामियां है। थर्ड पॉइंट, छात्र का संपूर्ण विकास करने में अक्षम है। स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट ये सही से नहीं कर पाता है, ये मतलब एबल ही नहीं है, कैपेबल ही नहीं है उसके संपूर्ण विकास में, है ना। कंप्लीट डेवलपमेंट इससे नहीं हो सकता। 1 सेकेंड। आप देख रहे होंगे माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, इस क्वेश्चन में आए हुए हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, माध्यमिक शिक्षा द्वारा छात्रों में चारित्रिक गुणों का विकास नहीं हो पाता। माध्यमिक शिक्षा से क्या होता है, स्टूडेंट्स में जो कैरेक्टर्स का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए कैरेक्टर से रिलेटेड, उसका भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता। वर्ग में क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट में क्लासेज में क्या होते हैं कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के जो रेशियो हैं वो का जो तालमेल है, बैलेंस नहीं है, वो इम्बैलेंस है। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स पूरे तरीके से पे अटेंशन ना टीचर पे कर पाते हैं, ना टीचर्स स्टूडेंट्स पे कर पाते हैं, तो इससे उनको प्रॉपर वे में जो एजुकेशन मिलना चाहिए वो नहीं हो पाता, तो यहाँ भी प्रॉब्लम है। तो आप देख रहे होंगे कितनी खामियाँ। तो डियर नीज, अब हम लोग क्वेश्चन 8 में पहुँचे हैं। शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा स्वयं की अनुभूति है, सही है या गलत? सही है। क्वेश्चन बनाएं, समता और समानता में क्या अंतर है? समता का अर्थ क्या होता है? बराबरी होता है, जबकि समानता का अर्थ क्या होता है डियर टेनिस? एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराने से संबंधित है। समता का अर्थ होता है बराबर, हम लोग इक्वल हैं, जबकि समानता से क्या होगा कि एक हम आपको और आप मेरे को क्या करोगे, जितने भी गोल्डन चांस होंगे डेवलप करने का वो मेरे को दोगे और मैं आपको दूंगा। मतलब किसी को डिस्करेज नहीं किया जाएगा, किसी को डीमोटिवेट नहीं किया जाएगा, तो हो गया आपका समानता। क्वेश्चन नंबर 10, वर्धा शिक्षा के उद्देश्य बताएं। तो वर्धा शिक्षा के उद्देश्य, 1 सेकेंड, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैंने शॉर्ट वे में लिखा है इसको। सन 1937 में गांधी जी कहाँ गए थे? वर्धा में थे। वहाँ के मारवाड़ी हाई स्कूल जो है वर्तमान में क्या है, नवभारत स्कूल के नाम से जाना जाता है। और उस दिन क्या थी आपका जयंती था, है ना, रजत जयंती का समारोह था 22 और 23 अक्टूबर को। तो 22 और 23 अक्टूबर को क्या हुआ कि वहाँ पे गांधी जी इस अवसर पर पहुँचे हुए थे और उनके साथ काफ़ी शिक्षा शास्त्री भी पहुँचे हुए थे, काफ़ी नेता लोग पहुँचे थे, और जो उनको क्या बोलते हैं, समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने वहाँ पे अध्यक्ष के रूप में उसको ऑपरेट किया। इसी सम्मेलन को क्या कहा जाता है? वर्धा शिक्षा सम्मेलन। इसी को क्या कहा जाता है? वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहा जाता है। इसमें और क्या कहा गया, चर्चा हुई कि देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह देश की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती। इस शिक्षा द्वारा जो भी लाभ होता है उससे देश का कर देने वाला प्रमुख वर्ग वंचित रह जाता है।
इसीलिए प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कम से कम 7 साल का हो। कम से कम कितना साल का हो? 7 साल का हो, जिसके द्वारा मैट्रिक तक का ज्ञान दिया जा सके। कितना तक का ज्ञान दिया जा सके? मैट्रिक तक का। पर इसमें अंग्रेजी के स्थान पर कोई अच्छा उद्योग जोड़ दिया जाए। आप देख रहे होंगे कि वहीं पर अंग्रेजी का जो था उसको नीचे गिराया गया है वर्धा शिक्षा सम्मेलन में ही। विकास के उद्देश्य से सारी शिक्षा जहाँ हो सके किसी उद्योग के द्वारा दी जाए, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा इस पर जोर दिया गया, जिससे पढ़ाई का खर्च भी अदा हो सके। ज़रूरी यह है कि, है ना, ज़रूरी यह है कि सरकार उन बनाई हुई चीज़ों को राज्य द्वारा निश्चित की गई कीमत पर खरीद ले। क्या करें, 1 मिनट पहले मैं इसको सामने रखता हूँ, उसके बाद मैं चर्चा तो कर ही रहा था कंटिन्यू। तो आप देख रहे होंगे वर्धा शिक्षा के बारे में। फिर मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसके बाद क्या हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन सबिती, इसी वर्धा शिक्षा को आगे फॉलो करके वर्धा, है ना, जाकिर हुसैन सबिती में कन्वर्ट किया गया। वर्धा योजना की रूपरेखा क्या थी? ये तो मैंने पहले चर्चा कर दिया कि बेसिक शिक्षा की पाठ्यक्रम अवधि कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष की होनी चाहिए। यहाँ पे 7 से 14 वर्ष के बालकों और बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होगी। और शिक्षा का माध्यम क्या होगा? मातृभाषा। याद रखेंगे, शिक्षा का जो माध्यम होगा मातृभाषा होगा। पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं होगा। ये सब पे चर्चा किया गया। और वर्धा शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है इसी को हम लोग बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम ही कहते हैं। वर्धा शिक्षा पाठ्यक्रम को क्या कहा जाता है? बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम। और इसमें कौन कौन किन किन विषय को लाया गया इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें लाया गया डियर ट्रेनीज, चमड़े का काम। सुन लीजिए इसमें क्या क्या लाया गया। चमड़े का काम, लकड़ी का काम, कताई, बुनाई, कृषि, मिट्टी का काम। मिट्टी के काम में खिलौने और बर्तन बनाना। पुस्तक कला, पुस्तक कला में कागज़ और कार्डबोर्ड का काम था। मछली पालना, फल सब्जी की बागवानी, गृह विज्ञान जो लड़कियों के लिए होती है ना, इस सब सब्जेक्ट को क्या किया गया जोड़ा गया। अच्छा, इसे बुनियादी शिक्षा नाम क्यों दिया गया? सबको पता है कि अंग्रेजी में बुनियाद का अर्थ क्या होता है? बेसिक। तो आधारभूत, और बेसिक का शब्द का हिंदी अर्थ होता है आधारभूत, और उर्दू अर्थ होता है बुनियादी। उर्दू अर्थ क्या होता है डियर टेनिज? बुनियादी होता है। तो क्योंकि यह शिक्षा निम्नलिखित कारणों के फलस्वरूप आधारभूत या बुनियादी मानी गई, इसलिए इसको हम लोग बुनियादी कहते हैं। गांधी जी ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि बुनियादी शिक्षा बच्चों को चाहे वे नगरों के हों या ग्रामों के हों, भारत की समस्त सर्वोत्तम और स्थायी बातों से संबंधित करती है। तो मैंने वर्धा शिक्षा के बारे में कोशिश किया आपके समक्ष कुछ पॉइंट्स रखने का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में, मैं इसे जूम कर लेता हूँ। किस आयोग ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में विभक्तीकरण पर बल दिया? कोठारी कमीशन। डियर ट्रेनीज, आपका आंसर होगा कोठारी कमीशन, जिसे कब लाया गया? 1964 और 1966 में। कोठारी कमीशन को कब लाया गया? 1964, 1966 में। इसको एकदम याद रखें कोठारी कमीशन के बारे में, कब लाया गया? 1964 से 1966 के बीच में। कोठारी कमीशन के बारे में थोड़ा मैं चर्चा कर लेता हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अपने देश की ज़रूरतों के अनुसार उस शिक्षा के पुनर्गठन के लिए सबसे पहले तो 1948 ईस्वी में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया था। इसके बाद 1952 में किया गया। उसके बाद कब किया गया? 1952 में किया गया। धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ते गया और 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर DS कोठारी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष थे, की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया।
यही इसका है ना इंट्रोडक्शन है। बाकी तो इसके बारे में जब डिटेल हम लोग करेंगे तो वहाँ पे सीखेंगे। ये तो 2 मार्क्स का ही है, जितना काफ़ी है। नेक्स्ट, शिक्षा धर्मनिरपेक्षता का प्रभावी यंत्र है। क्या है डियर टेनिज? यंत्र है। बुनियादी शिक्षा का माध्यम क्या है? मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 14, बुनियादी शिक्षा का मातृभाषा याद रखेंगे, अभी चर्चा हुआ था जैसे वर्धा आयोग में मैंने बताया था कि वर्धा आयोग को क्या बोला जाता है? बुनियादी शिक्षा भी। नंबर 15, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? शिक्षा आयोग के अध्यक्ष है आपके डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। कौन थे डियर टेनी? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और मुदालियर आयोग के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। और इसके 23 सितंबर 1952, 23 सितंबर 1952, कोठारी कमीशन 1964-66। और आपके मुदालियर कमीशन कब होगा? 1952। तो याद रहेगा, आई थिंक सो, डोंट फॉरगेट। मुदालियर आयोग और आपका कोठारी कमीशन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? एक्चुअल में पहले था MHRD, मानव संसाधन, है ना। किसके अंडर में था डियर टेनिज? मानव संसाधन के अंडर में था, MHRD जिसको बोला जाता था। 1 मिनट। हाँ, लेकिन अब इसे शिक्षा मंत्रालय, किसमें? शिक्षा मंत्रालय में रखा गया है। तो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम में क्या ऑप्शन आता है। यदि MHRD होगा और शिक्षा मंत्रालय नहीं होगा तो लोग MHRD मार देंगे, लेकिन अब ये शिक्षा मंत्रालय में आ गया है। क्वेश्चन 17, प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन थे? तो एक्चुअली में चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने अपने बुक में सबसे पहले प्रयोजनवाद का वर्ड यूज़ किया है। तो उसके बाद इस नियम को आगे बढ़ाया विलियम जेम्स ने। लेकिन जॉन डीवी को सबसे बड़ा प्रतिपादन के रूप में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कहा जा सकता है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैक बोर्ड योजना की चर्चा करें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को संक्षिप्त में हम क्या कहते हैं? OBB। इसकी स्थापना 1986-87 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दी जाने वाली सामग्री निम्न है। मुद्रित, क्या है? मुद्रित में क्या है? अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, इसे बोला जाता है PMOST। क्या बोला जाता है? PMOST मीन्स होता है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। PMOST का फुल फॉर्म होता है डियर टेनिज, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स, जो कि इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। और 1986 के बाद 1990 के बाद 1990 में इसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के नाम से जाना गया। तो PMOST पहले था 1986 में और ये बन गया OBB कब बना? 1990 में। उसी को नाम चेंज कर दिया गया। जैसे अभी कुछ देर पहले एक ऑब्जेक्टिव आया था कि शिक्षा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो पहले था MHRD, मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत में, लेकिन अभी वो क्या है? वो शिक्षा मंत्रालय के नाम उसे दिया गया है। ओके, इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में एक मुद्रित तो समझ गया आप, दूसरा था गैर मुद्रित। तो गैर मुद्रित में क्या था? इसमें पहेलियाँ, खेल खिलौने, चार्ट, मॉडल, ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, मेज़, चटाई, पुस्तकें, गणित किट आदि, है ना, ये सब का जिक्र किया गया। अब लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स में आ गए हैं। प्रयोजनवाद, क्या हम लोग का टॉपिक आ गया है? प्रयोजनवाद। तो मैंने YouTube चैनल पर प्रयोजनवाद के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से विस्तारपूर्वक आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे 2 मार्क्स में प्रयोजनवाद भी आ सकता है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा प्रयोजनवाद के बारे में, तो
तो आप इसको पढ़ सकते हैं और मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो प्रयोजनवाद का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? प्रैग्मेटिज्म। क्या होता है डियर टेनिस? प्रैग्मेटिज्म होता है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द कहाँ से हुई है? प्रैग्मा। कहाँ से हुई है? प्रैग्मा से हुई है। ये क्या है प्रयोजनवाद? आखिर होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। 1 सेकेंड। हाँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ऐसे जूम कर देता हूँ। ये जो है, इसका जो आधारभूत सिद्धांत है, ये बहुत तत्ववादी सिद्धांत है। इसमें काफ़ी सारे का योगदान है। इसमें क्या है कि मनुष्य निश्चित नहीं वरन परिवर्तनशील है। मीन्स मनुष्य यहाँ पे फिक्स्ड क्या नहीं किया है, वो चेंजेबल है। साधन को साध्य से अधिक महत्व देता है। जो सिद्धांत काम करते हैं वे सत्य हैं। सिद्धांत पे ज़्यादा फोकस है। सत्य मानव निर्मित है। शैक्षिक सिद्धांत में किया गया है कि शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। जीवन की ठोस परिस्थितियों को शिक्षा का आधार बनाया गया जाए। और प्रयोजनवाद के हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य में क्या है? सामाजिक कुशलता पर बल दिया गया है। गतिशील और लचीले मस्तिष्क का निर्माण किया गया है। इसके पाठ्यक्रम में के मुख्य विषय इम्पोर्टेंट है। इसमें कौन से विषय को जोड़ा गया है डियर टेनिस? आपका स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक प्रशिक्षण, गृह विज्ञान, बालिकाओं के लिए विज्ञान, ये सबको ऐड किया गया है। शिक्षण विधियाँ, इसका जो प्रमुख विधि है योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। प्रयोजनवाद में जो शिक्षण विधियाँ उसमें योजना विधि। और इसके पहले मैंने बताया था आपको प्रकृतिवाद में क्या था? डाल्टन, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी। और एक आपका है आदर्शवाद, उसमें क्या था? वाद विवाद, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, पुस्तक पठन विधि, ये सब का वर्णन किया गया है। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षा में आदर्शवाद क्या है? शिक्षा में आदर्शवाद क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति, आध्यात्मिक प्रकृति सर्वोत्तम है, आत्मानुभूति है, पवित्र एवं पुण्य जीवन की प्राप्ति है, संस्कृति एवं आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण एवं उसकी समृद्धि। आदर्शवाद में क्या है कि सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति के बारे में चर्चा किया गया है। परमात्मा स्वभाव से मानसिक है। आदर्श पे ज़्यादा जोर दिया गया है। मन, विचार व आत्मा वास्तविक माना गया है। और इसमें सबसे मेन चीज़ आध्यात्मिक प्रकृति सर्वोत्तम है। स्पिरिचुअलाइजेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आइडियलिज्म, ऑलवेज रिमेंबर। तो आदर्शवाद में आप आध्यात्मिकता पर ज़्यादा जोर देंगे और उसे हमेशा याद रखेंगे। 21 आदर्शवाद का भी मैंने वीडियो यूट्यूब पे अपने चैनल पे बना दिया है, वहाँ पे आप जाके इसको डिटेल से देख सकते हैं। 21 परंपरागत दर्शन की विभिन्न शाखाएं क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, महामारी विज्ञान, राजनीति, नैतिकता, सौंदर्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 22 शिक्षा धर्मनिरपेक्षता का प्रभावी है। शिक्षा धर्मनिरपेक्षता का क्या है? प्रभावी क्या है? नींव है। 23 नकारात्मक शिक्षा का संप्रत्यय, नकारात्मक याद रखिएगा, नकारात्मक शिक्षा का संप्रत्यय रूसो। योर आंसर इज रूसो। बुनियादी शिक्षा हेतु बच्चों का आयु समूह क्या है? अभी मैंने बताया बुनियादी शिक्षा के बारे में, वर्धा आयोग से रिलेटेड है, मतलब वर्धा आयोग ही मॉडिफाइड करके बुनियादी शिक्षा में हो गया। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन का महत्वपूर्ण योगदान है और महात्मा गांधी का। 7 से 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मूल अधिकार है। सत्य है या असत्य है? बिल्कुल सत्य है। 26 मुदालियर आयोग के बारे में चर्चा करें। तो भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। अध्यक्ष के नाम पर इसे मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। 27 कोठारी कमीशन राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से। तो मैंने इसके बारे में कुछ देर पहले ही चर्चा किया है, कोठारी आयोग के बारे में। विश्वविद्यालय अनुदान से ज़्यादा संबंधित है और 64-66 में इसकी स्थापना की गई थी।
और ये काफ़ी ठोस कदम उठाया गया था हमारे शिक्षा प्रणाली के लिए और काफ़ी ये सफल हुआ। 28 प्रयोजनवादी शिक्षण विधि का दूसरा सिद्धांत यह हो सकता है करके सीखना या अनुभव द्वारा सीखना। किसका कथन है? रॉस का। करके सीखना या अनुभव करके सीखना किसका कथन? रॉस का। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, कई शिक्षाविद ऐसे हैं जिनका स्टेटमेंट एक से जाता है, 2-3 है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, हमेशा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। 29 विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए। किसका कथन है? जॉन डेवी का। किसका कथन है? जॉन डेवी का। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य पवित्र जीवन की प्राप्ति है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य पवित्र जीवन की प्राप्ति है। किसका कथन? फ्रॉबेल का। किसका कथन है? फ्रॉबेल का। तो डियर चेनीज, मैंने टोटल 30 ऑब्जेक्टिव्स, आप बोलो इसको या शॉर्ट फॉर्म को मिलाकर तो ज़्यादा ही हो जाएगा। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो 2020-22 में जो अपकमिंग अप्रैल में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं BCC 2 के लिए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड लास्टली आई वांट टू से दैट आई एम इंस्पायर्ड ऑफ माय मैम कृति मैम एंड पिंकी मैम। इन मैम से मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, ताकि इसके बाद मैंने सोचा कि ऑब्जेक्टिव्स बनाऊँ, और यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन मेरे को है और इससे रिलेटेड और भी कुछ है, तो मैं उनसे जाकर डिस्कशन करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अ लॉट। टेक केयर। बाय।